सीटों की मांग जो है वो जयंत चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप ये मानकर चले कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि अगर उनके सहयोगी दल उनके पास से जाते हैं, उनका कह सकते हैं कि उनसे अलगाव हो जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एनडीए के सहयोगी दल उनकी ताकत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सहयोगी दल अब बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में तीसरी बार काबिज हुए हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सहयोगी दल नहीं होते तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। लेकिन अब यही सहयोगी दल एक बड़ी मांग उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं मांगों के बीच में फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है कि आखिरकार करें तो क्या करें। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं और उन पर उपचुनाव होना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट आती है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट आती है, गाजियाबाद विधानसभा सीट है, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट है, बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ। ये 10 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, इन दोनों पार्टियों की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में कम से कम 2-2 सीटें उन्हें देती हुई नजर आए। जैसे कि एक बार फिर से नजर डालते हैं, संजय निषाद की तरफ से कहा जा रहा है कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट उन्हें दी जाए और साथ ही साथ मिर्जापुर की मझवा। तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से जयंत चौधरी की मांग है कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट और बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट। दरअसल आपको ये बता दें कि ये जो 10 विधानसभा सीट है, इसमें 5 जिताऊ सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आती हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर दर्ज की और इसी के साथ संजय निषाद और राष्ट्रीय लोक दल के खाते में एक विधानसभा सीट आती है जो जिताऊ सीटें हैं। लेकिन एक और सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अब और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई इन उपचुनावों में देखने को मिल सकती है? तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे चढ़ती हुई नजर आई कि इंडिया अलायंस के खाते में 10 विधानसभा सीटें चली जाती हैं और एनडीए के खाते में 3 सीटें आती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से सहयोगी पार्टियों ने ये मांग कर दी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? देखिए, जाहिर बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल यही होगा, क्योंकि जो खबर है उसके हिसाब से आरएलडी कम से कम 3 सीटों की मांग कर रही है कि भाई हमें 3 सीट आप चुनाव में लड़ने को दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं वो लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने भी जिस तरह से ओबीसी और SC/ST का मुद्दा उठाया, वो अपने आप में बताता है कि लगातार वो भी बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है। इसके अलावा ओपी राजभर ने भी तमाम तरह की बातें कही। तो ये जो सहयोगी हैं वो लगातार अब हमलावर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि जो उपचुनाव में बीजेपी या एनडीए दलों को जो हार मिली है उसका भी कहीं ना कहीं वजन जो बीजेपी का एक समय था वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं वो अमूमन पीएम मोदी के नाम पर लड़े जाते हैं, पीएम मोदी के फेस के कह सकते हैं कि आगे रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से इन चुनावों में हार हुई है उसके बाद लगातार अब बीजेपी के अंदर भी ये बात उठने लगी कि क्या पीएम मोदी का जो चेहरा अब तक जिताऊ था, क्या उस चेहरे में अब वो बात नहीं है, क्या उनकी जगह पर कोई और चेहरे को हमें लेकर सामने आना पड़ेगा। तो अब खुद बीजेपी को कह सकते हैं अंदर में अब ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी कि वो चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि बीते 10 सालों से सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि किस चेहरे को वो आगे बढ़ाए। इसी में सीएम योगी के नाम निकल कर सामने आता है, क्योंकि अगर बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार वो ये मान कर चलते हैं कि अगर कोई रिप्लेस कर सकता है सही मायने में तो वो सीएम योगी हैं उत्तर प्रदेश के। अब क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि लगातार मीडिया भी हमलावर होती है सीएम के नाम पर, योगी के नाम
पर ऐसे में अमित शाह की जो पूरी भूमिका रही है, क्योंकि हर कोई बीजेपी का जो नेता है वो ये मानकर चलता है कि अगर पीएम मोदी के बाद कोई ये गद्दी संभाल सकता है तो वो अमित शाह हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के अंदर अब अंदर खाने में स्थिति बन रही है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का जो नेता है वो कैसे अपने आप को आगे लेकर आए। यही वजह है कि क्या गुजरात से ही लगातार जो है देश को पीएम मिलते रहेंगे या अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि तकनीकी तौर पर जो पीएम मोदी आते हैं वो गुजरात से आते हैं। हालांकि चुनाव भले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीता है, तो ऐसे में अब सीएम योगी जो लगातार कह सकते हैं अपनी मजबूत छवि के कारण जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आप को साबित किया है, तो ऐसे में उनका नाम सबसे ज़ोरदार तरीके से सामने आ रहा है। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जो 10-12 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाला, अगर यहाँ पर बीजेपी 7-8 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो ये सीएम योगी के लिए एक बड़ा कह सकते हो सुकून की बात होगी, और साथ में पीएम मोदी के लिए एक असहज स्थिति हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर चुनाव उनके नाम पर लड़े जा रहे हैं। अगर उनमें हार मिल रही है तो ऐसे में अब उनके ऊपर सवाल उठेंगे। तो यहाँ पर सीएम योगी की साख जो है वो भी दाव पे लगी हुई, क्योंकि अगर उनको अपने आप को पीएम पद के लिए आगे लेकर जाना है तो यहाँ पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए ज़रूरी हो जाता है। और साथ में जो सहयोगी दल हैं उनको वो किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात देखने वाली होने वाली है। एक और सवाल रहेगा सर जयंत चौधरी को लेकर। लोकसभा चुनाव में सपा 7 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन 2 सीटों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं, चुनाव जिता भी देते हैं। लेकिन अब विधानसभा के ये उपचुनाव में जो 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को फंसा रहे हैं? और अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या फिर अपने सहयोगी पार्टी के साथ फिर से जुड़ते हुए नजर आएंगे? तो नाज़मीन जो खबर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये मीरापुर की सीट है, अलीगढ़ की सीट है, इसमें गाजियाबाद की भी सीट है, यानी कि कम से कम 3 सीटों की मांग जो है वो जयंत चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप ये मानकर चले कि अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, अगर हम केंद्र की राजनीति की बात करें तो चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार रुख देख रहे हैं जयंत चौधरी का भी, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि अगर उनके सहयोगी दल उनके पास से जाते हैं, उनका कह सकते हैं कि उनसे अलगाव हो जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी को सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी इन सबको मनाकर लेकर चलना चाहती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की जो तमाम पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर भी सहयोगी दल जो है वो असहज हैं। आने वाले दिनों में जब यूसीसी का मुद्दा, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जब सामने आएंगे तो क्या ये सहयोगी दल बीजेपी के साथ खड़े होंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात हुई, क्योंकि अब तक इनका जो स्टैंड है, चाहे किसानों की बात कर लें, तमाम मुद्दों की बात कर लें, वो बीजेपी के खिलाफ रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम इस आधार पर उत्तर प्रदेश में देखे गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जिम्मेदार ठहराया गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ी है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की वजह से पिछड़ती हुई नजर आई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ये 2 सहयोगी दलों के साथ साथ एक और सहयोगी दल है जो सीटों की मांग तो करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुश्किलें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आरक्षण के मुद्दों को लेकर बढ़ाई है। जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर नौकरियों में किस तरीके से उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है, इंटरव्यू तक नहीं लिया जाता है, तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यहां पर अनुप्रिया पटेल, अपना दल सोनेलाल प्रमुख, वो उठाती हुई नजर आती हैं और यही मांगों के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखती हैं और साथ ही साथ अपनी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। तो क्या 2 सीटों के साथ साथ ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है? राहुल सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। राहुल सर, जिस तरीके से देखा जाए कि ये कहा गया कि जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर रह जाती है और 2019 में 62 सीटें यहाँ पर जीतती है, जो ये घटता हुआ आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की वजह से मिल रहा है। तो क्या वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से सहयोगी दल बार बार उन्हें चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जो सियासी समीकरण हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है और मायावती अकेले चुनाव लड़ी है। और फिलहाल देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो प्रदेश की जनता के लिए तमाम वो काम उन्होंने किए जो वायदा उन्होंने कहीं ना कहीं किया था, मंदिर बनाने को लेकर, इसके अलावा देखिए अभी रोजगार को लेकर भी काम किया गया। और सबसे बड़ी बात अगर देखिए चुनावों की बात करें तो चुनावों में कहीं ना कहीं कोई आगे और कोई पीछे ज़रूर लगा रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हम नकार नहीं सकते क्योंकि लोकसभा की सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की सीटें यहाँ पर ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि देखिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन जिस तरीके का बड़ा नुकसान
जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तो हालांकि जो मंथन है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि आखिरकार जो 80 सीटें थी उसमें इतनी कम सीटें क्यों आई, और जबकि जो समाजवादी पार्टी जो ना सिर्फ तमाम, मैं अगर बात करूं तो मंदिर और तमाम चीज़ों का विरोध करते रहे, वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आए। और देखिए डिंपल यादव का भी मैं जिक्र कर लेता हूं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव जिस तरीके से संसद में पहुंचते हैं, देखिए संविधान का भी मैं देखता हूं कि एक प्रति वो लेकर आते हैं ना, तो ये तमाम चीज़ें आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि क्या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी, उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें जिस तरीके का जिक्र वो करते हैं या जिस तरीके से केवल धर्म और जाति को लेकर बात करते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ विपक्षियों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो जनता के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही हैं, और जिस तरीके के अभी हाल ही में चुनावी नतीजे आए हैं वो बताता है कि जनता का जो विश्वास है वो विपक्षी पार्टियों पर बढ़ रहा है। और शायद कहीं ना कहीं देश में वो तमाम कमियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी अलग रख रही है, लेकिन विपक्ष उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। और अगर विपक्ष उन मुद्दों को आगे बढ़ाता रहा तो शायद कहीं ना कहीं 5 साल के बाद फिर से जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें यही जो इंडी गठबंधन है जिसको नकार दिया गया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, हालांकि देश में तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट थे उसको लेकर काम किया, लेकिन देखिए 400 पार का एक नारा उन्होंने दिया था, अब की बार फिर मोदी सरकार 400 पार का नारा, लेकिन 400 पार भी आप नहीं कर पाए ना। तो और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को अगर हम देखते हैं तो उनका कोई नारा नहीं था, उनका केवल एजेंडा था कि हम जनता को साथ लेकर चलेंगे, युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। तो जो नतीजे आए वो शायद आंकड़े गिनाने वाले नहीं है। 400 पार या अगर 250 पार की बात करते हैं तो वो चीज़ें नहीं है। जनता चाहती क्या है और जनता का फोकस किस तरीके से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे और तमाम सड़कें जो है वो अगर सरकार उठाती है मौजूदा समय में तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो जिस तरीके से अभी हाल ही में नतीजे आ रहे हैं, चाहे देखिए एक बहुत अच्छी बात अभी मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ का जिक्र हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों पर ही भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है। इसका देखिए एक सबसे बड़ी वजह एक कैंडिडेट भी माना जाता है, और एक सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि वहाँ पर काम नहीं किया गया है। देखिए आपने मंदिर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रोजगार भी दे दिया है ना, आपने जो है मंदिर का नारा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ के लोगों का भी जो है ध्यान रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है तो बीजेपी को जो है बिल्कुल धर्म की, जाति, धर्म और जो तमाम जो मुद्दे उसको अलग करके जनता के मुद्दों पर अगर वो फोकस करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा फायदा मिलेगा। बात करें कि इस बार 400 पार, हाथ बदलेगा हालात, ये नारे उत्तर प्रदेश में काबिल साबित होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादव ने साइकिल पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया। अब उपचुनावों को लेकर भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सच में तब्दील होते हुए भी नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।